हेलो बच्चों। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक डाउट हम सॉल्व करने वाले हैं। सोडियम सल्फेट एक्वस को जब हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ लेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, और सेल रिएक्शन क्या होगी। ठीक है बेटा। तो चलिए, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर एक्वस Na2SO4 और प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड। आपको पता है प्लैटिनम तो कुछ करने वाला है नहीं। ठीक है। हम क्या करेंगे, वही एक डब्बा बनाएंगे अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, और वही हम इसके अंदर डाल देंगे। एक्वस है, एक्वस है बेटा। एक्वस का मतलब क्या है, इसके पास सोडियम Na2SO4 आपको दो आयन सोडियम के देगा और 2SO4 देगा। ठीक है। और एक्वस है तो इसका मतलब H+ भी आएगा और OH- भी आएगा। प्लेटिनम का हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे। प्लेटिनम तो कुछ नहीं करता, नोबल मेटल है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब आयनिक सोल्यूशन हम इसके अंदर डालेंगे तो लेकिन क्या होगा, तब तक कुछ नहीं, जब तक ये बैटरी नहीं लगा देते। तो ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच टर्मिनल। ये कौन सा है, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टर्मिनल। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ जो डेफिशिएंट है वो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद जब जैसे इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो क्या बन गया, जहां से इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, जहां पर इलेक्ट्रॉन जिस तरफ गया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। प्लस वाला जो होता है वो एनोड इलेक्ट्रोलाइट होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड बन गया नेगेटिव वाला, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एनोड इलेक्ट्रॉन देता है उस इलेक्ट्रॉन को कैथोड ले लेता है। तो हम सेल रिएक्शन लिखने के लिए पहले कौन सी रिएक्शन लिखेंगे, एनोड रिएक्शन लिखेंगे। तो एनोड पर क्या होगा बेटा, एनोड पॉजिटिव होता है। इतनी सुविधा के लिए यहीं पे लिख सकते हो आप, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ठीक है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसके पास कौन जाने वाला है, प्लस और माइनस। फैराडे लॉ क्या होगा, डिफरेंट चार्जेस इंटरैक्ट ईच अदर। SO4 और OH- कहाँ जाएंगे, एनोड के पास जाएंगे ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो दोनों को दोनों बोलेंगे हम ऑक्सीडाइज होंगे, तो किसके पास जाएंगे, पूछने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज के पास। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अभी बताया था लास्ट, लगातार बताती जा रही हूँ कि जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और जो सीरीज में ऊपर आता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। जैसे सीरीज लिखिए, सीरीज नेगेटिव की बात हो रही है, नेगेटिव स्पीशीज की बात हो रही है, यानी कि एनाइन की। तो हाइड्रोजन से बात करते हैं अपनी कॉपी में। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आप सीरीज लिख लो। कैसे लिखते हैं, लिख बसर का नाम मगेलजनकर फैसड कोनिसन, हाइड्रोजन के बाद चापा में पेन चेंज करके यहाँ पर लिख रही हूँ। देखिए, लिख बसर ना काम मग एल जन कर फैसड कोनीसन, हाइड्रोजन के बाद चापा, चांदी दे सोना ले प्लैटिनम। इसके बाद क्या है, इसके नीचे Cl- OH- SO4 2-। देखो बेटा, OH इन दोनों में, OH ऊपर आ रहा है। ठीक है। तो OH के लिए हमें एक चीज याद रखनी पड़ती है। क्या याद रखना पड़ता है OH के लिए, कि OH के दो मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है और वो दो इलेक्ट्रॉन देता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसको लर्न करना पड़ता है। इस रिएक्शन को लर्न नहीं कर लो, पूछो मत क्या हुआ, अपना एम जो है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा कहानी अंदर तक मत घुसो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 मोल OH के ऑक्सीडाइज करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, ये 2 मोल ले लीजिए। यहाँ जीतेगा कौन, OH जीतेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। सीरीज में क्योंकि वो ऊपर आ रहा है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये देखिए, 2 मोल OH ले लीजिए और इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए। फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन दो दे देगा, और एक बनेगा पानी का मॉलिक्यूल और एक बनेगा हाफ O2 गैस। यानी कि यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होने वाली है। ठीक है। और एनोड के दिए हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड ले लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन दिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है। मैंने क्यों किया यहाँ पर, इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम में कुछ नहीं करेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं है इलेक्ट्रोड का। केवल ये इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस से देता है, एक तरफ देता है दूसरी तरफ लेता है, बस यही काम है। चुपचाप आराम से देखता रहता है। प्लेटिनम का कोई काम नहीं है नोबल मेटल होने की वजह से। ठीक है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कौन जाएगा बेटा, कैथोड पर। कैथोड पर कौन जाने वाले हैं, प्लस वाले। प्लस कौन कौन है, कैटायंस, Na और H+ आयन। दोबारा याद करो कि कैथोड में उसका रिडक्शन होता है जो सीरीज में नीचे आता है। तो नीचे कौन आता है, चेक करो, सोडियम तो बहुत ऊपर है और जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज्यादा नीचे है। ये देखो बेटा, नीचे आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का होने वाला है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 हाइड्रोजन के जो आयन्स है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे, H2 गैस निकल जाएगी,
और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। सेल रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2H प्लस आयन लेफ्ट हैंड साइड पे है ना बेटा, और 2OH माइनस आयन इस तरफ, और ये हो जाएगा एक H2O का मॉलिक्यूल, एक हाफ O2 का O2 गैस, और इस तरफ H2 गैस। ये देखो कैथोड पर आपने हाइड्रोजन गैस कलेक्ट करी है जो पॉपअप साउंड के साथ जलती है, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो इसके बाद हमने यहाँ पे कलेक्ट करी। अब इधर अभी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाएगा। लेकिन क्या रिएक्शन क्या बोलेगी, रिएक्शन को पढ़ो। रिएक्शन बोल रही है कि आपने पानी का मॉलिक्यूल लिया, तो मैंने पानी का मॉलिक्यूल तो नहीं लिया, मैंने तो सोडियम सल्फेट लिया था, तो मुझे सोडियम सल्फेट बनाना पड़ेगा, है ना। तो सोडियम सल्फेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Na प्लस यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कि सोडियम सल्फेट में कितने Na होते हैं, 2 Na होते हैं, 2 Na यहाँ जोड़ देती हूँ। यही 2 Na मुझे राइट हैंड साइड में जोड़ने पड़ेंगे बच्चों। दूसरे पेन से जोड़ती हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है बेटा, चलो ये लो। अब मैं इस तरफ क्या कर रही हूँ, 2 Na यहाँ जोड़ देती हूँ, तो राइट हैंड साइड में भी 2 Na जोड़ देती हूँ। ऐसे ही मुझे क्या करना है, सल्फेट में, सल्फेट यहाँ कहीं नहीं है, तो मैं यहाँ दो कितने, एक SO4 जोड़ देती हूँ 2 माइनस, एक SO4 मैं यहाँ पे भी जोड़ देती हूँ 2 माइनस। ठीक है, अब आप देखिए क्या होगा, जो मेरी रिएक्शन बनने वाली है बेटा, मैं यहाँ दिख नहीं रहा है बोर्ड में, तो मैं यहाँ से इधर लिख देती हूँ। दिख रहा है ना सबको, यस दिख रहा है। चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरी रिएक्शन को हम जोड़ेंगे, इन दोनों रिएक्शन को, तो ओवरऑल रिएक्शन मेरी क्या आने वाली है, यहाँ पे आ जाएगी ये। देखो मुझे क्या करना है, Na2SO4 ही लिया, तो मुझे Na2SO4 ही लिखना पड़ेगा, और इन दोनों से एक्वस है, तो मुझे मैंने लिया था Na2SO4 एक्वस में, यानी कि 2H2O लिया था और पानी में लिया था। उसके बाद मेरा क्या बन गया बच्चों, एक सेकेंड ना, इसको मिटाते हैं। उसके बाद मेरा यहाँ क्या बन गया बेटा, इधर देखो, एक H2O का मॉलिक्यूल बना, फिर एक हाफ O2 बना, और क्या बना, दिख रहा है ना, हाँ, फिर एक H2 गैस बना, और फिर उसके बाद क्या बना, इधर फिर Na2SO4 बना। तो चेक करें, Na2SO4 इस तरफ भी है, Na2SO4 इस तरफ भी है, तो ये तो पार्टिसिपेशन करा ही नहीं है, तो ये यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रोलिटिक कैटलिस्ट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। जैसा रिएक्टेंट में है वैसा ही कहाँ पर है, प्रोडक्ट में निकल के आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक कैटलिस्ट हो गया। तो और एक वाटर के मॉलिक्यूल से लेफ्ट साइड से वाटर के मॉलिक्यूल एक काट दो, इस तरफ केवल एक ही वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा, और ये बन जाएगा हाफ O2 गैस और H2 गैस। देखिए क्या बढ़िया है, वही हुआ। इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था एक, जहां पर मैंने H2SO4 डाला, सल्फ्यूरिक एसिड, वहां पर भी यही रिएक्शन हुई थी। यानी कि इसका कंक्लूजन क्या है, जब भी हम पानी में कोई भी आयनिक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो पानी का जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है, मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी से प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है, वो एनहांस हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जो हम आयनिक कंपाउंड डालते हैं वही वहां पर कैटलिस्ट की तरह काम करता है, वही वहां पर आयन भी दे रहा है, और वही वहां पर कैटलिस्ट की तरह काम भी कर रहा है। तो यानी कि कोई भी आयन, तभी तो हम कहते हैं ना आयन्स डलने से करंट ज्यादा लगता है। मतलब अगर आप डिस्टिल वाटर, डबल डिस्टिल वाटर में यूज करो, तो वहां पर आपके पास पूरे कंप्लीट H2O मॉलिक्यूल होते हैं, वहां पर H प्लस आयन और OH माइनस नाम मात्र के होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो उसमें करंट बहुत हल्का लगता है। लेकिन अगर रॉ वाटर लोगे, मतलब से निकाला वाटर, उसमें मिनरल्स घुले होंगे, कैल्शियम के आयन घुले होंगे, मैग्नीशियम के आयन घुले होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स होंगे, क्लोराइड्स होंगे, तो यानी कि वहां आयन बहुत सारे मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें अगर आप करंट फ्लो करते हो, आपको वो तेज करंट लगेगा। तो वही होता है कि आयंस की प्रेजेंस में क्या होता है, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बेटा, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो चेक करें, देखिए आपको समझ में आया होगा। और बेटा एक एक करके स्टेप्स लिखें, और इसको स्क्रीनशॉट ले लें, खुद करके देखें, और फिर प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलो अब हम इसकी बात करेंगे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। और इसके लिए यही, अब आगे नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन के ऊपर हम बताएंगे आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। बाय बाय बेटा। हमारे जो वीडियो है उसको थोड़ा सा लाइक पक्का करें, क्योंकि मेरे पास जो बैकअप है बेटा वो लाइव स्टूडेंट्स का कम है ना। तो कुछ ऐसी बीच में कुछ ऐसी चीजें हो गई थी कि मुझे ये डिसकंटिन्यू करना पड़ा,
लेकिन मेरे पास पुराने बच्चों का बहुत बड़ा बैकअप है। मेरे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेरे बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं और मेरे बच्चे बहुत अच्छी-अच्छी इंस्टीट्यूट में हैं, लेकिन वो मेरा वीडियो नहीं देख सकते, पूरा वॉच नहीं कर सकते, व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो अगर जो मेरा डॉक्टर है, जो बच्चा मेरा सर्जरी कर रहा है, वो मेरी वीडियो थोड़ी ना देखेगा, है ना बेटा? तो अकॉर्डिंग टू टाइम टाइम जो है, वो हमें करना पड़ता है। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। बाय बाय।